स्टूडेंट्स, वेलकम टू SBIC एजुकेशनल ग्रुप क्लास 12th। पार्ट 5 तक हम लोग ओवल्यूशन का अध्ययन किए थे। पार्ट 5 वाले वीडियो में ओवल्यूशन तक अध्ययन किए थे। जैसा कि ओवल्यूशन यहाँ पर आप लोग संकेत के रूप में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ ओवल्यूशन हो गया है इस अंडाशय के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद की प्रक्रिया, पार्ट 5 में जो ओवल्यूशन पढ़े थे आप लोग, अब उसके बाद की प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। थोड़ा याद कीजिए, मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में एक बात बताया था कि प्रजनन में हमें 3 घटनाओं को स्टेप बाय अगर बांट लें तो काफ़ी फ़ायदा होता है अध्ययन करने में। वो स्टेप्स ये हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं, जिसको मैं एक बार रिवाइज कर दूं। अगर देखिए, निषेचन के पहले जो घटनाएं घटती हैं उसका निषेचन होता है, उसके बाद निषेचन के बाद क्या घटना घटती है, ठीक है। ये इस स्टेप में अगर हम पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आता है ऐसा पढ़ने से। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि अभी तक हम लोग जो पार्ट 5 तक पढ़ रहे थे ना, वो सब थे निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निषेचन, उसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन पश्चात घटनाएं यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है। ओके, आर यू रेडी? यस। तो स्टूडेंट्स आराम से बैठिएगा और ध्यान से बातों को सुनिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बना रहा हूँ और यही आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। लंबा वीडियो है और जितने टॉपिक्स इसमें सब वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए स्टार्ट करते हैं निषेचन, और निषेचन के साथ साथ अंतरोपण, इस पेज पर हम लोग दोनों एक साथ अध्ययन कर लेते हैं। तो होता क्या है कि ओवल्यूशन के बाद ये जो होता है अंडाणु जो बनता है, परिपक्व अंडाणु, वह फिमरी इसकी जो होती है फिलिपियन ट्यूब की है, टोटल फिलिपियन ट्यूब की जो फिमरी होती है वो क्या करती है, इस परिपक्व अंडाणु को पकड़ लेती है और यह पहुंचता है वहाँ एम्पुला और इस्थमस के बीच वाले क्षेत्र में। ध्यान देंगे, ये इधर जो होता है एम्पुला होता है और इधर जो होता है इस्थमस होता है। एरिया है ये, क्या है ये, इसके पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? आपको याद कीजिए, मादा जनन तंत्र में पढ़ाया गया था। किसके पार्ट हैं ये? फिलिपियन ट्यूब के पार्ट है, ठीक है। ओविडक्ट या अंडवाहिनी के पार्ट हैं और इनके बीच का क्षेत्र वो कहलाता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। यानी कि एम्पुलरी, इधर से एम्पुलरी, इधर से इस्थमस और जंक्शन वहाँ जोड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इतना एरिया होता है, वहीं पर जाकर ये परिपक्व अंडाणु रुकता है और वेट करता है शुक्राणु का। किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक संलयित तो होते हैं तो निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। निषेचन तो यही होता है ना, व्हेन द मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूजेस विथ वन अनदर एंड देन ए न्यू and then grows a new structure is called zygote. This total process is called fertilization, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अब कैसे होगा, अब ये जानिए। यहाँ तो अंडाणु आ गया, ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, यहाँ अंडाणु आ गया। अब जो बीच में आप सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो, आप इनको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है बीच में, अभी ये पूरा खाली है, ठीक है ना। जो आप लोग देख रहे हो बाद की प्रोसेस है। इसी चित्र में मैं तमाम चीज़ों को समझाने का प्रयास किया हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आप लोग सिर्फ ये याद रखिए और इन सब को बीच में जितने सब दिख रहे हैं सबको भूले रहिए। अब आइए इधर इस चित्र को देखने से तो आपको ये पता ही होगा कि ये गर्भाशय की रचना है टोटल। फिर आप यहाँ देखिए, ये योनि है, योनि के मार्ग से शुक्राणु पुरुष के द्वारा आते हैं, ठीक है। अब यह है शुक्राणु, देखिए यहाँ मैंने शुक्राणु का सिंबल दे रखा है। शुक्राणु ऐसे 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 पहुँचता है कहाँ, जहाँ पर अंडाणु है, ठीक है। वहाँ पहुंचकर यह शुक्राणु इसमें जैसे घुसता है, उसके बाद क्या घटना घटती है, अब जरा आप यहाँ इस चित्र में ध्यान दीजिए। उसको मैंने यहाँ से मैं उसको आउट किया हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए क्या घटना घटती है, इसको देखते हैं। तो देखिए घुसता भी कैसे है, आप देख सकते हैं यह एक शुक्राणु है, ठीक है। शुक्राणु का हेड पार्ट जो था उसके एकदम अगले भाग पर एक रचना थी, जिसे हम एक्रोसोम कह रहे थे। और याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हाँ, मैं आपको एक्रोसोम के बारे में बताऊंगा, कैसे कार्य करेगा निषेचन के समय, ये मैंने बताया था। अब वो समय आगे बता रहा हूँ। एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अंडाणु पर एक अंडावरण होता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है। जोना पेलुसिडा या अंडावरण हिंदी में कहते हैं। ये काफ़ी कठोर होती है, इसको हर कोई नहीं तोड़ सकता।
ये सिर्फ शुक्राणु का अग्र पार्ट जो होता है एक्रोसोम वही तोड़ सकता है। तो इसको चीर कर वह अंदर जैसे घुसता है, बस अंदर जो था ये अंडाणु में जो अंडाणु होता है वह फिर अर्धसूत्री विभाजन करता है। इसके पहले एक बार कर चुका है, ध्यान रखिए। इसके पहले अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन कर चुका है, जिसमें 2 बने थे तो एक गायब, एक नष्ट हो गया था, एक बचा था। ठीक, फिर वही घटना दोबारा होती है, फिर 2 बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। फिर जो होता है क्या होता है, ये मतलब अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप में कहने मतलब है कि द्वितीय है, क्योंकि इसके पहले एक बार हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है और 2 बनते हैं, और जो 2 न्यू सेल्स बन रहे हैं उसमें द्वितीय ध्रुवीपिंड छोटा वाला कहलाता है, जो नष्ट हो जाता है, जिसका कोई कार्य नहीं है। और जो बड़ा वाला होता है उसे हम डिम्बाणु प्रसू या oocytes कहते हैं। रियल अंडाणु यही है, इसी के साथ निषेचन क्रिया होनी है, ठीक है। और अब क्या होता है, अब यह शुक्राणु एंट्री कर जाता है। और देखिए मैंने नेक्स्ट चित्र में यहाँ पर मैंने एरो मारा है, ध्यान देंगे। यह शुक्राणु का चिन्ह है, यह एरो मतलब बता रहा है कि हम इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है ये। तो ये जब इसके पास पहुंचता है तो देखिए यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, ठीक है ना, यानी अंडाणु और शुक्राणु के केंद्र का आपस में मिल जाते हैं। और अब कौन सी क्रिया हो रही है, निषेचन क्रिया, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई, क्योंकि अब क्या बन गया है, जाइगोट। ठीक, जैसे ही ये एंट्री लेता है शुक्राणु, उसके बाद होता क्या है कि इधर मतलब इसमें जो ये होता है जोना पेलिसुडा, ये और कड़ा हो जाता है, ताकि अन्य, चूँकि लाखों शुक्राणु इस पर हमला करते हैं लेकिन सफल को एक ही होता है, ये आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। तो ये जो होता है इसका अंडावरण ये काफ़ी कड़ा हो जाता है, जिससे दूसरा शुक्राणु इसमें एंट्री नहीं ले पाता। मीन्स अब ये जो जाइगोट इसमें 2 सेल्स है, कितनी हैरत की बात है कि 2 सेल्स, केवल 2 सेल्स से अब पूरा एक नया जीव बनेगा। ये मानव वाला प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो 2 सेल से, एक मादा का सेल था अंडाणु, एक और एक पुरुष का सेल था शुक्राणु। 2 सेल अब 2n बन गए हैं। यही मात्र 2 सेल से ही पूरी जीवन बन जाती है, एक नया जीव बन जाता है, जिसके शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने तो आपको निषेचन पढ़ाया, लेकिन एक बात और आपको मैं बताता चलूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो वीडियो में या इस अध्ययन में, ठीक है। वो बता दूँ एक खास बात देखिए यहाँ पर है, यहाँ मैंने कुछ आपके लिए नोटेशन लिखा है आपको समझने के लिए मैंने अपनी तरफ से, कि ये जो डिम्ब वाहिनी है, आप इधर भी देख सकते हैं, ये एरिया, यहाँ पर जब अंडाणु आता है तो यहाँ पर 2 विकल्प होता है। पहला विकल्प कि इसको फर्टिलाइज होकर आगे बढ़ना है कि बिना फर्टिलाइज होकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जब ये फर्टिलाइज होकर आगे बढ़ेगा तो जो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया ये सब प्रोसेस है। और जब जो है बिना फर्टिलाइज के बनेगा, यानी कि निषेचन 2 स्थिति में अंडाणु आगे बढ़ता है। जब इंतजार कर लेता है कि शुक्राणु नहीं आएगा तो लगभग 72 घंटे जीवित रहता है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़कर नष्ट हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। और जब शुक्राणु नहीं आता है तब, और जब शुक्राणु आता है तो क्या घटना घटती है, तो जाइगोट बना है। जाइगोट जब बना है तो वही जाइगोट अब एक भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से नया शिशु बनेगा, ठीक है। ये कैसे किस स्टेप में होगा इसको हम समझाएंगे। तो मैं पहले आपको यही बता देना चाहता हूँ, देखिए बिना फर्टिलाइज के अंडाणु का आगे बढ़ना और फर्टिलाइज अंडाणु यानी जाइगोट। फर्टिलाइज अंडाणु का मतलब क्या है, शुक्राणु के साथ मिल चुका है, फर्टिलाइज हुआ तो मतलब क्या बन गया है, जाइगोट का आगे बढ़ना, ठीक है। तो जब फर्टिलाइज होगा नहीं तो जाइगोट नहीं होगा, ठीक है। और जब फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट होगा। तो चलिए, यानी अब मैं मान लिया कि फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, यानी कि मैं ये वाला पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊँगा, जिसमें आप मुख्य रूप से मासिक के चक्र पढ़ेंगे, MC मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जब होगा, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो MC तो बंद हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है कि अब यहाँ पर यह फर्टिलाइज हो चुका है, गैमीट जो थे वो जाइगोट बन चुका है। अब यह अपने आप को बराबर सेल डिवीज़न कर करके पहले 2 बनाएगी, 2 से 4, देखिए अब इस स्पीड में चल रहा हूँ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है ना। और ये कैसे बढ़ता है या तो आपको पता ही होगा, जी हाँ, मिटोसिस से बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। जब 8 से 16 या इनकी कोशिकाओं की संख्या होती चली जाती है तो 8 से 16 वाली स्टेज को हम मारुला कहते हैं, ठीक है, मारुला स्टेज है ये। उसके बाद जब 16 से आगे बढ़ती है, 32 से 64 होती है, 32 से 64 तक को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। देखिए यहाँ पर सब लिखा है, फोटो क्लिक करके मैं भेज दूंगा ताकि आप स्पष्ट इसको जान सके, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अब इसी प्रकार से 32 से 64 हुई, 64 से 128 होती जाएगी और धीरे धीरे
यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर जो मैंने बताया था एंडोमेट्रियम, याद कीजिए, गर्भाशय अंतः परत, 3 परत बताया था, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्टोमेट्रियम, ठीक है। तो जो अंदर वाला परत है ये बहुत इंपॉर्टेंट परत होती है, ठीक है ना। तो इसी से जाकर यह जो अभी अभी बना था ब्लास्टोमेरियस जो बना है, इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, एक नाम और देते हैं। लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट के बाद जब लास्ट में जैसे चिपकने वाला होता है उसके पहले की अवस्था, जैसे मारुला थी, ब्लास्टोसिस्ट जो जब ये चिपकने जाता है, यही चीज़ है चिपकने जो जा रहा है, ठीक है, तब इसको हम ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। अब यह ब्लास्टुला चिपकने के पहले इसका पोषण कैसे होता है इसको भी जानें। वास्तव में जो यहाँ पर होता है, बार बार जो सेल्स बन रहे थे इसमें से कुछ सेल्स बाहर की तरफ लेयर बना देते हैं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट या पोषकारक कहते हैं, पोषण देते रहते हैं अंदर वाले सेल्स को, जिसका नाम है इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास, ठीक है। अब यह टोटल ब्लास्टुला कहलाता है, जो जाकर गर्भाशय के अंतः स्तर से चिपक जाता है। एंडोमेट्रियम, याद रखिए एंडोमेट्रियम नाम, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। तो एंडोमेट्रियम से जाकर ये चिपक जाता है, इसका चिपकना ही कहलाता है अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ निषेचन और अंतरोपण कैसे होता है, ठीक है ना। तो ब्लास्टुला का एंडोमेट्रियम से चिपकना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद की घटना मैं दूसरे फिगर से समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसी फिगर पर आता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन हो चुका है, अंतरोपण हो चुका है, तो इसके बाद क्या होता है मैं नेक्स्ट चित्र में आपको समझाता हूँ। वो स्टूडेंट्स मेरा थोड़ा सा वीडियो फ्रेम और वीडियो स्टैंड डिस्टर्ब हो गया है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो बार बार फोटो हिल जा रहा है, लेकिन आप कंसंट्रेशन बनाकर ध्यान सुनिएगा। देखिए अब इसके पहले वाले में क्या हुआ था, आप देखें इम्प्लांटेशन हो चुका है, यानी कि ब्लास्टुला चिपक चुका था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इनर सेल मास था उसका जो आंतरिक उसमें जो अंगुलीनुमा रचनाएं निकल आती, ठीक है, जहाँ पर चिपका था वहाँ से अंगुलीनुमा रचनाएं आ जाती हैं, और इधर से ये अंगुलीनुमा रचनाएं आती हैं, और उधर से गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त युक्त है, ठीक है, जो गर्भाशय अंतः स्तर था यानी एंडोमेट्रियम था, उसमें से भी ये रचनाएं आ जाती हैं। और आप देखिए मेरे हाथ को ध्यान से, और ऐसे उधर का अंगुलीनुमा रचना, इधर की अंगुलीनुमा रचना ऐसे एक दूसरे के साथ फिट हो जाती हैं, ठीक है, सेट हो जाती है। पता है क्यों? ताकि इस गर्भाशय की दीवार से आवश्यक पदार्थ इसको मिल सके। यानी कि अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, भ्रूण की तरफ बढ़ रहे हैं, भ्रूण बनेगा आगे चलकर, भ्रूण को जीवित रहने के लिए पोषण चाहिए नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये क्रिया होती है। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ सेट होते हैं तो कुछ इस तरह से चारों तरफ से ये सेटिंग बनाते हैं। अंगुलीनुमा रचनाएं आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बना है, ठीक है, इनर सेल मास से भी बना है जो ब्लास्टुला था, और जो गर्भाशय के अंतस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम था उससे भी बना है। ये दोनों आपस में संबंध बना लिए हैं। इस रचना को हम अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत बार पूछा है, ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना, इसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक। क्यों? ये प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा के क्या क्या वर्क होते हैं ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है कि आप देख रहे होंगे इधर एरो लगा है, ठीक है। अब इसमें 3 लेयर बनते हैं। जो प्लेसेंटा जब बन जाता है तो भ्रूण बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेसेंटा के जस्ट बाद की स्थिति भ्रूण की होती है। भ्रूण में 3 लेयर बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 लेयर हैं, यही पूरे जीवन को, पूरे बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, मध्य वाले को मेसोडर्म कहते हैं, और अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। और इन तीनों को देखिए यहाँ पर सामूहिक रूप से इन तीनों को जर्मिनल लेयर, ठीक है, जनन स्तर कहते हैं, जर्मिनल लेयर कहते हैं। और इन तीनों स्तरों में विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल भी परीक्षा में कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है स्टेम सेल क्या है, ठीक है। तो यह भ्रूण की अवस्था में पाए जाने वाली जर्मिनल लेयर में विशेष सेल होती हैं जो आवश्यक, जो नए जीव जो नया जीव बनने जा रहा है, एक मिनट। तो स्टेम सेल्स का क्या कार्य है? आवश्यक ऊतक और आवश्यक अंगों का निर्माण करना, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? इन्हीं तीनों लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप परीक्षा में मतलब जो स्टेम सेल का वर्क वही इनका भी वर्क है, क्योंकि ये सब
इसमें ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जो भ्रूण होगा, जो नया जीव बनाने जा रहा है, जो नया संतान बनाने जा रहा है, शिशु बनाने जा रहा है, उसमें अंगों की आवश्यकता पड़ेगी, ऊतकों की आवश्यकता पड़ेगी, उसको यही 3 लेयर या स्टेम सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब पहले वाले चित्र पर चलते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ये कंफ्यूज ये मत होइएगा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ब्लास्टुला के बाद जो ये इम्प्लांटेशन हुआ था उसमें तुरंत मैंने दिखा दिया एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। ये तो लेयर जो है इम्प्लांटेशन के बाद ही बनते हैं, लेकिन उसके पहले कि प्लेसेंटा वगैरह का निर्माण हो जाता है। भ्रूण जब बन जाता है तो उसमें भ्रूण में ही 3 लेयर पहले बनते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिखा है जनन स्तर या जर्मिनल लेयर। तो आप इसमें इस चित्र में भी पहले प्लेसेंटा दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद की अवस्था को हम सगर्भता या प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो जो उनके लक्षणों के आधार पर कहा जाता है प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो वही अवस्था प्रेगनेंसी की होती है, ठीक है। इस प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग भी पड़ी है, सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन, यानी कि प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी कि क्या होगा इसमें, पहले मैं आपको समझा दूं। गर्भधारण हो गया, सगर्भता का मतलब होता है गर्भधारण करना, और गर्भधारण हो गया है। अब क्या हुआ है, भ्रूणी परिवर्धन, वो भ्रूण डेवलप करेगा, जो भ्रूण है वो धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप करेगा। और इसके लिए क्या होता है, मैंने एक बहुत साफ पेज नहीं बनाया है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो स्टूडेंट्स थोड़े से हार्मोन्स की चर्चा कर लें, और जो मैंने बताया कि प्लेसेंटा यानी अपरा का क्या कार्य है, बहुत सारा उसका कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। अपरा ही तो मतलब पोषण देने का कार्य करती है, मतलब जितने कार्य मैं अभी उनके बारे में चर्चा करता हूँ। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपरा की जो सेल्स होती हैं वो HCG, ध्यान सुनकर लिखिएगा क्योंकि ये मेरा रफली पेज है, बहुत क्लियर पेज नहीं बनाया हूँ, और बोलना ही मेरा मेन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। HCG, HPL यानी HCG का फुल फॉर्म मैंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन कार्यानिक गैनेडोट्रापिन, ठीक है। और HPL का ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन, इतने सारे हार्मोन्स को बनाता है। ये सगर्भता के दौरान ही मात्र उत्पन्न होने वाले ये हार्मोन्स होते हैं, जो सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी और भ्रूण वृद्धि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अंडाशय के द्वारा भी एक हार्मोन निकलता है जिसे हम RH या रिलैक्सिन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हार्मोन और ये सारे हार्मोन, सारे के सारे हार्मोन जितने होते हैं, ये सारे हार्मोन मात्र सगर्भता के दौरान उत्पन्न होते हैं, जो सगर्भता यानी प्रेगनेंसी और भ्रूण वृद्धि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। इस पर तमाम क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन बातों की चर्चा करें तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा। मैंने स्टेम सेल के बारे में बताया। स्टेम सेल के बारे में मैंने यही बताया कि स्टेम सेल क्या करती हैं, ऊतक और अंगों का निर्माण करती हैं। प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, 1 महीने के बाद सबसे पहले भ्रूण का हृदय बनता है, ठीक है। जिसको भ्रूण है कि नहीं है, इसके लिए डॉक्टर के स्टेथोस्कोप द्वारा, जिसे आम भाषा में आला कहते हैं, के द्वारा इसकी धड़कन को सुना जा सकता है, ठीक है। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में क्या आ जाता है, पाद यानी पैर और अंगुलियां विकसित होने लगती हैं, और पहली तिमाही के अंत तक यानी तीसरे महीने के अंत तक, ठीक है, तीसरे महीने के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्र जो होते हैं प्रमुख अंग तंत्र उनका निर्माण हो जाता है। और जैसे पाद हुआ, बाह्य जननांग हुआ, पैर और बाह्य जननांग हुआ, ये सब बन जाते हैं, ठीक है। 5वें माह के दौरान पहली गतिशीलता आती है भ्रूण में, यानी कि एक माँ बहुत वो रहती है, उत्साहित रहती है अपने पेट में पल रहे बच्चे की जानकारी लेने के लिए। तो 5वें माह में बच्चे के अंदर गतिशीलता आ जाती है, सिर पर बाल भी उगने लगते हैं, और दूसरी तिमाही यानी 6ठे महीने के लास्ट में पूरे शरीर पर कोमल बाल, पलकें और बरौनी विकसित हो जाती है, ठीक है। पूरे शरीर पर कोमल बाल जो आते हैं, ये तो आप लोग बताया कि तस्तनियों के विशेष लक्षणों में यह भी शामिल है।
और इस प्रकार से 9वें महीने तक हर एक अंग में भी डेवलपमेंट होता जाता है, एक्टिव होते जाते हैं और इस तरह से एक भ्रूण शिशु में परिवर्तित हो जाता है 9वें माह के लिए और प्रसव के लिए तैयार रहता है। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी मेरा वीडियो फ्रेम ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है आज, फिर भी किसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए अभी तक तो हम लोग पढ़े थे फर्टिलाइज अंडाणु के बारे में, यानी कि अंडाणु जो है वो शुक्राणु के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन किया, जायगोट बनाया, जायगोट से क्या बना भ्रूण, और भ्रूण अब अंततः 9 महीने तक की प्रक्रिया के साथ मैंने बताया कि वो शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करें, थोड़ी देर पहले जो मैंने नाम बदल लिया था कि मैंने जायगोट जब बन चुका था और अंडाणु फिलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ रहा था यहाँ से। ठीक है, तो कैसे क्या हुआ, सारी घटना देखा हमने। अब मान लिया कि आप इस चित्र को देखिए, मान लिया अब ये शुक्राणु है ही नहीं, शुक्राणु पहुँचे नहीं या उनके अंदर क्षमता ही नहीं वहाँ तक पहुँच सके अंडाणु तक। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला कर जानिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या घटना घटती है इसके बारे में बताएंगे। अब ऐसा न होने से ही हम आर्तो चक्र के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो मेरा सिस्टम है पढ़ाने का, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए मैं बताऊं। अब यानी मैं पहुंच चुका हूं आर्तो चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल MC, या इसी को कहते हैं मासिक धर्म या माहवारी। ठीक है, तो होता क्या है कि माताओं बहनों में जो होता है कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो लड़कियां होती हैं उनमें क्या होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में यौन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है, रक्त आता है। और ये जब पहली बार आता है तो इस स्थिति को हम रजोदर्शन या मेनार्के कहते हैं। यहाँ पर आर छूट गया है, रजोदर्शन या मेनार्के कहते हैं जब पहली बार आता है लाइफ में। ठीक है, उसके बाद यह औसतन 28 दिन पर बार बार आता रहता है। ठीक है, तो बार बार जब आता है तो चक्र, आप लोग जानते होंगे, आपको कई बार चक्र के बारे में पढ़ाया गया है कि जब एक बार एक पद से फिर उसी पद पर जाया जाए, बार बार उसी पद पर जाया जाए, तो ये चक्र के श्रेणी में आता है। तो यही रजोदर्शन जब बार बार आने लगता है तब इसे कहते हैं आर्तव चक्र या मासिक धर्म या माहवारी, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल MC। ठीक है, और जब भी MC आता है तो लगभग वह ब्लीडिंग, रक्तस्राव यौन के रास्ते 3 से 5 दिन तक होती रहती है। अब इसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे। थोड़ा सा इस चित्र पर गौर फरमाएं। तो जब अंडाणु जो अंडोत्सर्ग हुआ था, यानी कि फिमरी ने अंडाणु को पकड़ लिया था, ठीक है, ग्राफीन पुटक के फटने के बाद, तो यहाँ पर 2 घटना घटती। ठीक है, पहली घटना ग्राफीन पुटक जो होता है, जो अंदर बचा है या अंडाशय में ही, वो तो वहीं पर रह गया। फिर अंडाणु यहाँ आता है फिलोपियन ट्यूब में, वहाँ तक पहुँचने में 14 दिन लग जाता है। ठीक है, जब ये रहता है तो यहाँ पर लगभग 72 घंटे वेट करता है शुक्राणु का। जब शुक्राणु नहीं पहुँचता है तो होता क्या है कि इधर थोड़ा सा एक घटना बताएंगे आपको। जब ये यहाँ पहुँचता है तो इधर ग्राफीन फुटक जो है LH, याद कीजिए LH हार्मोन है, क्या करता है, ग्राफीन पुटक को कार्पस ल्यूटियम नामक रचना में चेंज कर देता है। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाता है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी इम्प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यह जो है प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम था, जो गर्भाशय के आंतरिक दीवार थी जिस पर इम्प्लांटेशन होना, जहाँ पर जाकर ब्लास्टुला जहाँ जाकर चिपकता है, उस प्लेस, उस दीवार को क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन तैयार रखता है मजबूती के लिए कि यहाँ पर यदि निषेचन होता है तो वह जो आएगा चिपकने के लिए, यह तैयार रहे, अपने आप को मजबूत रखे, और भी जो इसके पोषक तत्व हैं सबसे भरपूर करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि निषेचन तो हो नहीं रहा है। तो होता क्या है कि 14वें दिन तक यहाँ पर पहुँचते हैं, कि स्त्री के MC आने के बाद 14वें दिन ही जो है फर्टिलाइजेशन बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 14वें दिन 72 घंटे वेट करता है। जब कोई नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, इधर ग्राफीन पुटक, यानी ग्राफीन पुटक जो था, अब थोड़ा सा इधर मैं आपको ले चलूँगा, इस जगह पर होता क्या है कि ग्राफीन पुटक का शेष भाग जो बचा रहता है, यहाँ पर देखिए जो बचा वो भाग था ये वाला। ठीक है, ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम का रूप लेता है जब, इसे हम क्या कहते हैं, पीत पिंडक। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बता दिया प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता तो इस स्थिति में क्या होता है, यह एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक होता है। मैंने पहले बताया एंडोमेट्रियम के लिए यह प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, लेकिन कब, निषेचन के बाद के लिए इन तीनों को यह तैयार रखता है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है
निषेचन न होने पर पीत पिंड में ह्रास होता है, यानी कि यह क्या करता है, पीत पिंडक जो होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अब जब अपने नष्ट होता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है और इस दीवार में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, वो सब की सब तरल के रूप में शरीर से बाहर आना शुरू कर देती हैं। कब? जब निषेचन नहीं होता है तब ये कार्पस ल्यूटियम में ह्रास होता है। फलस्वरूप क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की दीवार, यानी कि जो गर्भाशय के अंतःस्तर दीवार थी वो, और उसके साथ साथ उसमें उपस्थित तमाम रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, यह जो है तरल के रूप में आ जाते हैं और शरीर से बाहर आने लगती हैं। इसी स्थिति को हम कहते हैं आर्तव चक्र या मासिक चक्र, ठीक है। और उसी के साथ ये इधर क्या होता है कि यह नष्ट हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 72 घंटे बाद नष्ट होकर यह भी इसी के साथ शरीर में क्या होता है, बाहर, शरीर से बाहर यौन के रास्ते आ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से इधर ये घटना घटती है। और एक बात और बता दूं, प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में यानी 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता रहता है, यानी कि जब ये 14वें दिन यहाँ पहुँचा था तो इधर फिर एक अंडोत्सर्ग जो है, एक अंडाणु फिर बनकर तैयार होता है इधर आने के लिए, ठीक है। जब तक ये इधर से यहाँ आता है, फिर अगले मतलब ये 14वें दिन भी यहाँ पहुँचा है ये, और इधर दूसरा बन भी रहा है 14वें दिन तक है। 14वें दिन ये शुरू हो गया यहाँ बनना, और ये यहाँ पर 14वें दिन पहुँचा है, जो पहले वाला यहाँ बना था, ठीक है। अब ये यहाँ से फिर आगे नष्ट होकर यहाँ पहुँच जाता है, फिर ये 14वें दिन यहाँ पहुँचता है, यानी प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु बनता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, अंडाणु कब बनते रहते हैं, ठीक। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि थोड़ा सा मैं बताऊंगा, प्लेसेंटा छूट गया था, थोड़ा सा उसको बता दूं। प्लेसेंटा का कार्य, तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटा है। टोटल प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच एक रचना बन जाती है जिसे नाभिरज्जु कहते हैं। यह प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और प्लेसेंटा गर्भाशय दीवार से जुड़ा है, ठीक है। तो होता क्या है कि मेन कार्य क्या है, पहला कार्य तो होता है पोषण, ठीक है, यानी कि माता का जो गर्भाशय है, जो माता खाती पीती है, वो उसके गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, ब्लड उसमें है ही, तो उसी ब्लड में आकर पोषक तत्व मिलते रहते हैं, और वह प्लेसेंटा क्या करता है, इस नाभिरज्जु के माध्यम से भ्रूण को पहुंचाता रहता है, ठीक है। यानी पहला काम क्या हो गया, प्लेसेंटा का पहला काम हो गया प्लेसेंटा का भ्रूण को पोषण देना। दूसरा श्वसन में मदद करना, यानी कि क्या करेगा, यह O2 को ले आकर भ्रूण को देगा और वर्ज्य पदार्थ CO2 को ले जाकर बाहर करेगा। उत्सर्जन भी करता है, जो जैसे नाइट्रोजनस पदार्थ, जो बेकार पदार्थ बनते हैं, वो सब जो है भ्रूण से इसी प्लेसेंटा में जाते रहते हैं। प्लेसेंटा गर्भाशय दीवार देता है, जिसके रक्त उसे फिर जो माता के जो है उत्सर्जित पदार्थ में मिला देते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रतिरक्षा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रतिरक्षा, फिर रोगजनकों का परिवहन, वायरस कोई भी आ जाता है तो इसके माध्यम से यहाँ आ सकता है, इसलिए उस टीके वगैरह माता को लगाए जाते हैं ताकि माता सुरक्षित रहे, ठीक है। उसके बाद जितने हार्मोन्स होते हैं सबका श्रावण, ठीक है, ये प्लेसेंटा ही कराता है, ठीक है। ये था प्लेसेंटा का इम्पोर्टेंट वर्क। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ेंगे दुग्ध श्रावण और प्रसव। पहले तो प्रसव होगा तभी दुग्ध श्रावण होगा ना, यानी बच्चा पहले हो जाता है तब दूध आना शुरू होता है, ठीक है। उसके पहले कुछ नोट हम जान लें। स्त्री में लगभग 50 वर्ष की उम्र में मासिक चक्र बंद हो जाता है, 50 वर्ष की लगभग उम्र में, ठीक है। इस स्थिति को मीनोपाज, बहुत परीक्षा में पूछा हुआ है, रजोनिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अगला नोट, MC की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, यानी कि जब MC ना आए स्त्रियों में तो समझ लीजिए गर्भधारण हुआ है। हालांकि कभी कभी तनाव, निर्बल स्वास्थ्य, यानी कि लड़की कमज़ोर है या तनाव है, तो इसके भी कारण कभी कभी MC नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह गर्भधारण की है, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगला, MC मादा प्राइमेट्स में ही होते हैं, यानी बंदर, कपी, मनुष्य में। आप कहीं मत समझ लीजिएगा कि सारे जीवों में होते होंगे, नहीं। बंदर, कपी, मनुष्य, इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमेट्स, ठीक है। कारिटा संघ में जब वर्गीकरण किया तो प्राइमेट को पढ़ाया गया था, पिछले क्लास में आप जानते होंगे, ठीक। तो इनमें ही केवल MC आता है। MC के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यवहारिक जीवन की अगर बात करें तो बहनों के लिए बहुत खास बात है कि MC के दौरान स्वच्छता बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसके बारे में घर की माताएं बहुत सारी जानती हैं, जिससे आप लोग खुद संपर्क कर लेंगे। पैड या घर के स्वच्छ कपड़े ही यूज करें, ठीक है। चले आते हैं फिर अपने लास्ट टॉपिक, चैप्टर फिनिश। इस टॉपिक के बाद दुग्ध श्रावण एवं प्रसव, ठीक है। तो प्रसव क्या है, प्रसव
बहुत कुछ है नहीं, बस एक यानी कि एक हार्मोन आप याद रखिए, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जो है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो आप देख रहे हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, अभी समझ जाएंगे आप। दरअसल गर्भाशय के जोरदार संकुचन, पहले तो हमें जाने कि प्रसव है क्या, पहले परिभाषा जाने, फिर वो होता कैसे है, क्या उसके स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स से होता है, तो उसको बताते हैं, ठीक है। गर्भाशय के जोरदार संकुचन, जो गर्भाशय होता है ना, आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो गर्भाशय है इसमें संकुचन होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे संकुचन होता है, ठीक है। संकुचन के कारण गर्भ बाहर आ जाता है, गर्भ मतलब शिशु बाहर निकल आता है, यही शिशु जन्म या प्रसव कहलाता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, दरअसल गर्भ एवं अपरा, ये जो गर्भ है और ये अपरा है, ठीक है, ये जो अपरा होता है और जो ये गर्भ होता है, ठीक है। इसमें मैंने अपरा को पूरा नहीं बनाया, आप समझ जाइएगा। जो गर्भ और ये अपरा होता है, ये गर्भ है, ये अपरा है, ठीक है, के द्वारा हल्का सा गर्भाशय संकुचन प्रेरणा मिलती है, ठीक है, यानी कि हल्का सा क्या करता है, संकुचन के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसा करने से होता क्या है, मतलब इस स्थिति को हम कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन, इंजेक्शन ना पढ़ना, इजेक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। इस स्थिति को कहते हैं जब गर्भ और अपरा के द्वारा हल्का सा गर्भाशय संकुचन को प्रेरणा दी जाती है, प्रेरित की जाती है, ठीक है। अब फलता क्या होता है, मातृपीयूष ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि उसका भी होगा, गर्भ जो गर्भ में पड़ रहा शिशु उसका भी होगा ना, या मातृ इसलिए लिख दिया गया है, माता का जो पीयूष ग्रंथि होता है उससे तुरंत इसी कारण फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन चल पड़ता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब क्या करता है, इस गर्भाशय की पेशी भित्ति पर बार बार जो है संकुचन करता है। अब देखिए ये हमेशा उल्टा, इसलिए ना तो इसमें नाम है रिफ्लेक्स, उल्टा काम होता है, यानी जैसे आप गेंद दीवार पर मारते हैं तो दीवार भी गेंद को मारती है, वही हाल होता है कि जो है ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये जो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह गर्भाशय की दीवार को संकुचित करता है, और वो जितना संकुचित करती है उतना अधिक ऑक्सीटोसिन निकलता रहता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, एक मिनट, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जितना अधिक निकलता है उतना अधिक गर्भाशय की भित्ति पर जो है दीवारों पर उतना ही अधिक संकुचन पड़ता है, जितना संकुचन उतना अधिक ऑक्सीटोसिन, यानी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते रहते हैं। फलता है बहुत तेज गर्भाशय पेशी पर संकुचन तीव्रतर होता जाता है, जिससे शिशु जनन नाल द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है, यानी कि प्रसव हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा है दुग्ध स्रावण। अब इसके बाद क्या होता है, सगर्भता के दौरान, चूँकि दुग्ध स्रावण में आपको स्तन की संरचना में बताया गया था कि मतलब स्तन ग्रंथियों दिखाया था कैसे दूध बनता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की, मतलब प्रसव के बाद कैसे क्या होता है। सगर्भता के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के बदलाव के कारण प्रेगनेंसी के ठीक बाद दूध उत्पन्न होने लगता है, यही दुग्ध स्रावण है। परीक्षा में जब पूछा जाए तो यही आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये दुग्ध स्रावण होता क्यों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ का यह है। माता का प्रथम दूध अमृत होता है लगभग 6 माह का, ठीक है। तो यहाँ पर दुग्ध स्रावण क्या होता है, कुछ दिनों तक का दूध जो होता है लगभग यानी 6 माह का, वो उसे हम खीस या प्रथम स्तन्य या कोलेस्ट्रम कहते हैं, याद रखिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट दूध होता है। डॉक्टर से जो है बच्चे को माता को दुग्धपान बच्चे को 6 माह तक की सलाह बार बार देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। चूँकि शिशु अपनी रक्षा स्वयं कर नहीं सकता, सारी बात बता नहीं सकता, इसीलिए प्रकृति ने उसमें माँ के दूध में एंटीबॉडीज डाल दिया है, ताकि वह बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र बना रहे, रोग उसको घेरने ना पाए, उसके शरीर में जल्दी रोग होने ना पाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज ये फिनिश हुआ इस वीडियो में। ये पार्ट 6 है, और उसके बाद अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। धन्यवाद।